हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर के सेंटर ऑफ मास चैप्टर से आज सेकेंड लेक्चर में द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लिया कोई एन कणों से मिलकर के कोई निकाय बना हुआ है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 डॉट डॉट mn और मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी सदिश स्थितियां जो हैं r1, r2, r3 एंड rn हैं। तो इनका द्रव्यमान केंद्र RCM इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट डॉट प्लस mnrn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। अब m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn जो है ये टोटल मास है, तो इसको हम लिख दिए कैपिटल M। तो RCM इक्वल्स टू फार्मूला बन गया 1/m m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब अगर हम इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन कर दें, माने RCM है, इसका जो है drCM बाई dt कर दें, तो drCM बाई dt तो 1/m d बाई dt ऑफ ये पूरा टर्म m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डॉट डॉट mnrn। अब इसमें से 1/m को बाहर करेंगे और इन टर्म्स में m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस डॉट डॉट mn drn बाई dt। अब drCM बाई dt, dr बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो RCM लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया VCM। तो drCM बाई dt की जगह पर लिखेंगे VCM, dr1 बाई dt V1, dr2 बाई dt V2, drn बाई dt Vn। तो इस तरह से यह इक्वेशन बन जाएगा VCM इक्वल्स टू 1/m m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस डॉट डॉट mn Vn। ये इक्वेशन बन गया। तो यह सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी की टर्म, यानी वेलोसिटी के लिए जो है ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब अगर इस समीकरण का एक बार फिर t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये बन जाएगा dVCM बाई dt इक्वल्स टू 1/m d बाई dt ऑफ m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस डॉट डॉट mn Vn। अब उसी तरह से 1/m m1 और ये बन गया dV1 बाई dt m2 dV2 बाई dt एंड सो ऑन। तो dV बाई dt यह एक्सेलरेशन होता है, तो dVCM बाई dt की जगह पे लिख सकते हैं ACM और dV1 बाई dt की जगह A1, dV2 बाई dt की जगह A2 और इसी तरह से dVn बाई dt की जगह AN। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा ऊपर वाला ACM इक्वल्स टू 1/m m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस डॉट डॉट mn AN। अब इस m को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दें तो m इंटू ACM इक्वल्स टू m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस डॉट डॉट mn। अब m1 A1 क्या है? F1 m2 A2, न्यूटन के सेकंड फार्मूला से F इक्वल्स टू ma, उस फार्मूले से m1 A1 बराबर F1, m2 A2 बराबर F2 और इस तरह से mn AN बराबर Fn। तो MACM इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट Fn। अब यहां पर MACM क्या है? F एक्सटर्नल, जो बाह्य बल लगाया गया है। तो जहां F एक्सटर्नल सभी कणों पर कार्यरत सभी बलों का सदिश योग है। इस स्थिति में यदि F एक्सटर्नल शून्य कर दिया जाए, मतलब कि उसका जो नेट बल है वह शून्य है, तो त्वरण भी शून्य होगा और जब त्वरण शून्य होगा तो dVCM बाई dt इक्वल्स टू 0 और इससे किसी का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं और 0 आता है, इसका मतलब कि वह वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो VCM इक्वल्स टू नियतांक या कांस्टेंट। तो इससे स्पष्ट है कि यदि किसी निकाय पर कोई परिणामी बाह्य बल कार्य न करे तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहेगा, यानी VCM बराबर नियतांक हो गया। अब इन n कणों के लिए संवेग संरक्षण एवं द्रव्यमान केंद्र के टर्म में क्या होगा?
तो यदि निकाय n कणों से मिलकर के बना हुआ है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, mn और इनके वेग v1, v2 डॉट डॉट bn है, तो निकाय का रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू सभी अलग अलग कणों के लीनियर मोमेंटम के योग के बराबर होगा। तो वेक्टर p इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस डॉट डॉट pn। अब जो संवेग है पार्टिकल m1 रेस्पेक्टिव वेलोसिटी v1 के लिए p1 इक्वल्स टू हो गया m1 v1, इसी तरह p2 के लिए m2 v2, pn के लिए mn vn, और vcm इक्वल्स टू होता है 1 बाई m m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn। तो इस m को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा m इंटू वी सी एम इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 mn vn। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम कंपेयर करें तो राइट साइड की दोनों वैल्यू बराबर है, तो लेफ्ट वाला भी बराबर होगा। तो वेक्टर p इक्वल्स टू m वी सी एम। तो ये हो गया वेलोसिटी के सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी इनटू टोटल मास ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब इस समीकरण 3 को अगर t के सापेक्ष अवकलित कर दें तो dp बाई डी टी इक्वल्स टू d बाई डी टी और p की जगह पे m वी सी एम, m को बाहर करेंगे तो d वी सी एम बाई डी टी, d वी सी एम बाई डी टी क्या है, ACM है, त्वरण है। तो अब मिल गया dp बाई डी टी इक्वल्स टू MACM। तो यदि निकाय पर कार्यरत बाह्य परिणामी बल F एक्सटर्नल हो तो MACM के जगह पर हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल। तो अगर MACM के जगह पे F एक्सटर्नल लिखेंगे तो यहाँ से dP बाई डी टी इक्वल्स टू MACM के जगह पर F एक्सटर्नल, तो dP बाई डी टी इक्वल्स टू F एक्सटर्नल हो गया। तो यदि निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तो F एक्सटर्नल क्या होगा, शून्य होगा। जब ये शून्य होगा तो F एक्सटर्नल बराबर होता है dP बाई डी टी बराबर 0। तो जब dP बाई डी टी बराबर 0 है तो इसका मतलब हो गया कि P की वैल्यू जो है वह कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो dP बाई डी टी बराबर 0 है, अर्थात जो P की वैल्यू है वह कांस्टेंट है या नियतांक है। तो यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। अब द्रव्यमान केंद्र की गति संबंधी कुछ उदाहरण हैं, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा से बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति। तो ये सबको पता है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी सूर्य जो है पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, उसी बल के अंतर्गत यह दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमती है। लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, यानी पृथ्वी चंद्रमा से कई गुनी बड़ी है, ट्वाइस माने साइज में बड़ी है, तो यह पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल लगाती है। इसके फलस्वरूप चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब चंद्रमा और पृथ्वी दो द्रव्यमान बने तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, यह सेंटर ऑफ मास पृथ्वी के चारों, माने पृथ्वी जिस सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है, यह द्रव्यमान केंद्र इस वृत्तीय यानी जो दीर्घवृत्तीय कक्षा है, इसी पर सदैव बना रहता है। अर्थात चंद्रमा और पृथ्वी का जो निकाय बनता है, उस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वह प्रभावित नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा से जो बने निकाय यानी द्रव्यमान केंद्र की जो गति है वह नियत होती है, उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है।
तो जब बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो द्रव्यमान केंद्र की गति नियत है। इसी तरह आप दीपावली में या ईद के त्योहारों पर और बहुत ऐसे त्योहारों पर पटाखे जलाते हैं, जो इसमें ऊपर बम रॉकेट जो छोड़े जाते हैं, तो आप अगर उसको ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि यह जब नीचे से छोड़ा जाता है तो इसका पथ जो है यह परवलयाकार होता है। जब छोड़ा जाता है तो यह इसका पथ जो है परवलयाकार होता है। लेकिन जहां पर यह विस्फोट होता है, जहां पर यह फूटता है, तो यहां से जो सभी कण होते हैं वह कण परवलय के पथ पर चलते हैं और वह परवलय का जो पथ होता है वह इसके चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में होता है। क्योंकि यह जब यहां से चला तो इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका रेखीय संवेग शून्य हुआ। लेकिन उसके अंतर्गत अर्थात यहां पर जो कण है, वह कण जो है जब विस्फोट यानी जो पार्टिकल यहां पर है, जो रॉकेट है, जो उसके अंदर के मटेरियल है, उनकी जो इंटरनल एनर्जी है, जब यह विस्फोट होता है तो अलग अलग दिशाओं में यह परवलय के पथ पर चलते हैं। लेकिन अगर उसमें से कुछ छूटा हुआ पार्टिकल है तो वह उसी परवलय पथ पर आगे की तरफ जाकर के गिरता है जिस परवलय पथ पर पार्टिकल बिना विस्फोट किए गति कर रहा था। तो ये जो आप डिफरेंट इसमें शेप देख रहे हैं कि ये अम्ब्रेला के आकार का, पैरासूट के आकार का ये फूट करके होता है, तो इसमें भी साइंस है और यह द्रव्यमान केंद्र की गति पर आधारित है। इसी तरह रेडियो एक्टिव विघटन में द्रव्यमान केंद्र की गति, जैसे ये रेडियो एक्टिव नाभिक है। जब यह रेडियो एक्टिव नाभिक विघटित होता है तो दो या दो से अधिक खंडों में होगा। तो अगर मानते हैं कि दो खंडों में विघटित हुआ, एक द्रव्यमान m1 और दूसरा m2, तो m1 जो है वो विघटित भारी खंड है और m2 विघटित हल्का खंड है। तो इसका रेखीय संवेग क्या है? शून्य है। इसका रेखीय संवेग शून्य है। लेकिन m1 v1 वेग से और m2 v2 वेग से गति करते हैं और यह दोनों कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब इसके फलस्वरूप होता क्या है कि नाभिक, जो रेडियोएक्टिव नाभिक है, यह जब विघटित नहीं हुआ है, इस समय इसका रेखीय संवेग शून्य है। और तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर विस्फोट के पहले अर्थात इसके विघटन के पहले और विघटन के बाद जो रेखीय संवेग है वह नियत होना चाहिए। तो प्रारंभिक शून्य है। अब यह m1 जो है यह v1 वेग से और m2 v2 वेग से, यह दोनों इसके विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप m1 v1 और m2 v2 का जो सम होता है वह शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति में भी इनकी द्रव्यमान केंद्र की जो गति है वह अप्रभावित होती है। अब इसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे 3 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंडों के वेग क्रमशः 2i-7j + 3k मीटर पर सेकेंड तथा -6i + 21j + 7k मीटर पर सेकेंड है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग तथा निकाय का संवेग ज्ञात कीजिए। तो m1 3 kg, m2 1 kg, v1 2i-7j + 3k मीटर पर सेकेंड, v2 -6i + 21j + 7k मीटर पर सेकेंड। ये नोन वैल्यू है, इसको हम नोट कर लेंगे। अब जो संबंधित फार्मूला है VCM = m1 v1 + m2 v2 अपान m1 + v1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो m1 3 और इंटू v1 की वैल्यू प्लस 1 इंटू v2 की वैल्यू अपान टोटल मास m1 + m2 दैट इज 3 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 2 = 6i -3 × 7 = 21j, 3 × 3 = 9k और इस तरह से यहाँ पर -6i + 21j + 7k। अब नीचे की वैल्यू 4 हो गई, 1/4 करके बाहर कर देते हैं। अब यहाँ से 6i -6i कैंसिल, -21j + 21j कैंसिल। अब बचा क्या? 9k + 7k, तो 9 और 7 16 हो गया, तो 1/4 × 16k। अब इससे 4 से कट कर देंगे, 4 × 4 = 16, तो 4k मीटर पर सेकेंड।
तो VCM हो गया 4K मीटर पर सेकेंड। अब इसका संवेग भी पूछा है, तो संवेग के लिए आपने पढ़ा है कि P इक्वल्स टू M इंटू VCM। तो M कितना है टोटल 3 + 1 और इंटू 4K, तो ये हो गया 16K यूनिट वेक्टर K और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है कि 2 किलोग्राम एवं 3 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक्स अक्ष के अनुदिश क्रमशः 3 मीटर पर सेकेंड तथा 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही हैं। इनके द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। तो अब इस स्थिति में आप M1, M2, V1, V2 नोट कर लेंगे। M1 2, M2 3, V1 3 मीटर पर सेकेंड, V2 2 मीटर पर सेकेंड। तो VCM इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपान M1 प्लस M2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो M1 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 अपान 2 प्लस 3, तो अब ये 6 और 6 12 और नीचे 5, 12 अपान 5 डिवाइड कर देंगे 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा वह 2.4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।